પ્રાઇમ ટાઈમમાં વાત કરીએ અમદાવાદની તો અમદાવાદના એપોલો CBBC કેન્સર કેર ખાતે સિનિયર સર્જિકલ એન્ટોલોજિસ્ટ ડોક્ટર નીતિન સિંઘલની આગેવાની હેઠળ ડોક્ટરોની ટીમ એક બાળકના કિડનીની સૌથી વજનદાર ગાંઠને શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા દૂર કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે અને તેને ઇન્ડિયા બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ ટીમને 3 વર્ષની બાળકીની ડાબી કિડનીમાંથી 3.1 કિલો વજનની મોટી વિલ્સની ગાંઠને સફળતાપૂર્વક દૂર કરી હતી અને જેનાથી તેને નવું જીવન મળ્યું હતું. બાળકીને જે સમયે હોસ્પિટલ લવાઈ તે સમયે તેની હાલત ખરાબ હતી. તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે તેને ઘોડાની નાળ આકારની કિડનીમાં એક મોટો ગઠ્ઠો પેદા થઈ રહ્યો છે. આ ગઠ્ઠો લગભગ આખા પેટના પોલાણ પર કબજો કરી લીધો હતો અને ડ્રાય ફ્રેમને ધક્કો મારી રહ્યો હતો, જેને કારણે બાળકને શ્વાસ લેવામાં ગંભીર મુશ્કેલીઓ આવી રહી હતી. સામાન્ય સંજોગોમાં આવા વિશાળ ગઠ્ઠાનું નિદાન બાયોપ્સી દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તે અનુક્રમે કીમોથેરાપી દ્વારા તેની સારવાર કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ અભિગમ સાથે અનેક જોખમો હોવાથી આ કિસ્સામાં એક અપવાદ તરીકે ઇમરજન્સી સર્જરીનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારે બુલેટિન ઇન્ડિયાની ટીમે સિનિયર સર્જિકલ એન્કોલોજિસ્ટ ડોક્ટર નીતિન સિંઘલ કે જેમની આગેવાનીમાં આ સફળતાપૂર્વક ઓપરેશન થયું હતું તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. આપણે અત્યારે એપોલો હોસ્પિટલના જે સર્જન છે નીતિન સર એમની સાથે છીએ. એમણે ગયા વર્ષે એક સર્જરી કરી હતી 3 વર્ષની બાળકી ઉપર અને એ સર્જરી સક્સેસફુલ ગઈ હતી. એમના માટે એમને એશિયા દ્વારા એવોર્ડ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. એના વિશે આગળ વધુ માહિતી આપશે સિંઘલ સર. नमस्कार एंड थैंक यू ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए. सो बेसिकली ये जो केस हमने किया था ये एक 3 साल की बच्ची थी जो हमारे पास ये कोरोना का जब सेकेंड वेव आया था उस दौरान हमारे पास आई थी एंड काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आई थी ये बच्ची हमारे पास. इनको एक ट्यूमर था जिसे विम्स ट्यूमर कहते हैं, जो बच्चों में किडनी ट्यूमर में सबसे कॉमन ट्यूमर रहता है बच्चों के अंदर. आमतौर पे जो ट्यूमर होता है जो जिस टाइम से जो डायग्नोस हो जाता है तो जनरली उसके अंदर हम लोग पहले कीमो दे के एंड फिर सर्जरी करते हैं एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहते हैं इस ट्यूमर के अंदर अगर सही तरीके से इसको ट्रीट किया जाए तो. लेकिन इस केस में खास बात क्या थी कि जब ये पेशेंट हमारे पास आई थी तो ट्यूमर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका था. कोरोना टाइम पे जो थोड़ा सा इग्नोरेंस था उनके पेरेंट्स के तरफ से, उन्होंने सोचा शायद बच्ची खेल नहीं रही है तो शायद वेट गेन हो रहा है तो इग्नोर किया उसको. एंड जब वो हमारे पास आई तो वो ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, उनको सीधा भी लिटाया नहीं जा सकता था. तो ऐसे में ये पेशेंट एक चैलेंज की तरह हमारे पास आया था एंड एक सेमी इमरजेंसी सर्जरी की तरह हमें इसे करना पड़ा, ऑपरेट करना पड़ा. इसमें दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ट्यूमर तो बड़ा था ही था, साथ में इस पेशेंट के अंदर एक हॉर्सशू किडनी यानी कि 2 किडनी जब नीचे से जुड़ जाती हैं उस प्रक्रिया को हम हॉर्सशू किडनी कहते हैं, वो भी इस बालिका में थी. तो उसके ऊपर ये ट्यूमर था एंड उसको समय जब सर्जरी करते हैं तो खून की जो बड़ी नसें होती हैं जो पूरे शरीर का खून दिल से पूरे शरीर में लेके जाती हैं, वहाँ क्रिटिकल एरियाज़ में ऑपरेट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है. एंड ये बच्ची जिसका वजन खुद 12 किलो था एंड जिसमें ट्यूमर जो निकाला गया 3.1 kg का ट्यूमर था, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ट्यूमर था पूरे बॉडी वेट के हिसाब से. तो काफ़ी चैलेंजिंग सर्जरी थी. सर्जरी चैलेंजिंग थी लेकिन 4 घंटे लगे. 4 घंटे सर्जरी बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ मानी कह सकते हैं अपन. बड़ों में चाहे 4 घंटा इतना बड़ा ना हो लेकिन बच्चों के लिए 4 घंटे की सर्जरी काफ़ी मायने रखती है. इस सर्जरी में मजेदार चीज़ ये थी कि सब हमने इतने अच्छे से प्लान करके तरीके से किया कि हमें ना ज़्यादा कुछ बच्ची को ब्लड देना पड़ा. बच्ची आराम से रिकवर हो गई थी. 5वें दिन जो इस ट्यूमर में जनरली कीमो दी जाती है, मतलब नॉर्मली हम सोचते हैं कि सर्जरी के बाद रिकवर होंगे फिर कीमो मिलती है, लेकिन इस तरह के ट्यूमर्स में कीमो भी जल्दी देनी होती है, मतलब सर्जरी के 5वें दिन ही कीमो देनी होती है. तो रिकवरी इतनी स्मूथ थी कि 5वें दिन ही हम उसको कीमो दे पाए एंड बाद में बच्ची को एकदम नॉर्मल रिकवरी रहा. उन्होंने अपने सारे कीमो साइकिल्स कंप्लीट किए, कोई रेडिएशन वगैरह कुछ नहीं आया एंड आज जब 1.5 साल हो गया है उनको, तो 1.5 साल में वो एक किसी और अन्य बच्ची की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं, जो सुन के और जो देख के बहुत अच्छा लगता है. સિંગલ સર, હવે બીજી આગળ વધારે વાત કરીએ તો જે આપને એવોર્ડ મળ્યો છે એ અને આપના સ્ટાફની પ્રતિક્રિયા અને એવોર્ડ મળવા પાત્ર તમારી અનુભૂતિ કેવી છે? एज अ डॉक्टर मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड या अवार्ड अगर मैं कहूँ तो एक बच्ची को नॉर्मल लाइफ में देख के, क्योंकि ये बच्ची एक
इकलौती बच्ची थी अपने माँ बाप की, एंड वो दूसरा फ्यूचर में भी उनको बच्चा होने की प्रॉब्लम थी। तो अगर ये बच्ची चली जाती तो उनके लिए कितना बड़ा लॉस होता इमोशनली, या कोई भी अंदाजा लगा सकता है। एंड इसलिए मेरे लिए तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि आज वो एक बैक टू नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ जी रही है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपका जो कोई एफर्ट है जो रिकग्नाइज किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट का भी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का भी, जिन्होंने इसे अप्रिशिएट किया एंड रिकग्नाइज किया एज द वर्ल्ड्स एज द बिगेस्ट ट्यूमर बच्चों के अंदर किडनी का। इसके लिए हमें ये अवार्ड दिया गया है। इनफैक्ट जब हम ये केस के बाद स्टडी कर रहे थे तो हमारे भी सरप्राइज हुआ कि हमें भी नहीं पता था सर्जरी से पहले कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्यूमर है जो हमने निकाला है। तो ये हमारे लिए भी एक मतलब काफ़ी खुशी का अनुभव था कि इतना बड़ा ट्यूमर हम सक्सेसफुली कर पाए। સિંગલ સર, કેન્સરને લઈને ઘણી અણમાન્યતાઓ હોય છે લોકોના મગજમાં, અને જે આ સર્જરી કરી એની પાછળ બીજો કોઈ નવો કેસ ભવિષ્યમાં આવે તો એની પાછળ શું કહેશો તમે? कैंसर को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग जनरली कैंसर इक्वल टू कैंसर लेके चलते हैं। बच्चों का छोड़ें तो बड़ों में भी ये मान्यताएं हैं। लोग अपने आप ही एक मान्यता बना लेते हैं कि किसी की उम्र अगर इतने साल है तो शायद ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ये कराएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, कैंसर में अगर आप सही तरीके से डायग्नोसिस एंड सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत सारे कैंसर्स में आज इतनी अपनी डेवलपमेंट हो चुका है मेडिकल में कि हम काफ़ी सारे कैंसर्स के अंदर अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। खास तौर से अगर मैं कहना चाहूँ तो कई सारी कैंसर्स, जैसे कि पहले पेट में पानी भर जाता था तो माना जाता था कि एंड कैंसर हो गया, बट इसमें भी कुछ कैंसर्स आज ऐसे हैं जिसके अंदर नई ट्रीटमेंट पद्धति, जैसे कि हाईपेक सर्जरी जो है, जो हम यहाँ पे काफ़ी करते हैं, उससे भी कई इस तरह के स्टेज 4 वाले पेशेंट्स को भी अच्छी लाइफ हम दे पा रहे हैं। બાળકોમાં અને મોટામાં કેન્સરના કયા પ્રકાર છે ને કઈ કઈ રીતે થાય છે ને એનું નિવારણ શું છે? कैंसर का जब कारण पूछा जाता है मेरे से, पेशेंट या कहीं पे भी जब मेरे से पूछा जाता है, तो जनरली मेरा जवाब रहता है कि सब कैंसर्स का कारण तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अमूमन जो कुछ कॉमन कारण हैं उसमें एक होता है जेनेटिक, यानी कि फैमिली से जीन्स जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर का कोई खराबी आ जाए तो उसके कारण कैंसर्स होते हैं। लेकिन ये जो कैंसर्स होते हैं लगभग 10 से 15% कैंसर्स को ही हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैक्सिमम जो कैंसर्स का जो हमें जो समझ आता है वो हमारा खुद का जो आजकल का लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड रहते हैं। जैसे तंबाकू गुजरात में काफ़ी कॉमन है, ओवरवेट होना, हम जो एक्सरसाइज कम करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ये सब सारी चीज़ें, देन इन्फेक्शंस, कुछ वायरसेस के इन्फेक्शन वगैरह, तो ये सारे चीज़ें कॉमन कॉजेज़ हैं कैंसर के। इनफैक्ट महिलाओं के कैंसर के बारे में मैं इनफैक्ट आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। जो गर्भाशय का मुख का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जो हम कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन कैंसर है और काफ़ी डेडली कैंसर है महिलाओं के अंदर, एंड खास तौर से मिडिल एज की फीमेल्स के अंदर। और उनके अंदर अगर ये कैंसर का अगर मैं बताऊँ कि एक वायरस से होता है जिसकी आज एक वैक्सीन भी उपलब्ध है, तो अगर वो वैक्सीन ढंग से लगवाई जाए बेटियों को सही टाइम पे तो इस कैंसर से पूरी तरह से जीत संभव है। तो इससे सही जानकारी एंड सही तरह के इनिशिएटिव जैसे आप ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लोगों के लिए, अगर ये लेते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आगे वाले टाइम में अवेयरनेस बढ़ेगी एंड इससे हम जीत पाएंगे।